नमस्कार, राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल दहिया और हम इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। राजस्थान में चुनावी समर अपने चरम पर है और 7 दिसंबर को यहां मतदान होना है, जिसका नतीजा 11 दिसंबर को आएगा। लेकिन आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे उन मुद्दों की, उन बातों की जो कि जनता के लिए सरोकार रखते हैं, जिनसे जनता को सरोकार है। जनता क्या चाहती है, यहाँ के अलग अलग समाज के वर्ग क्या चाहते हैं कि सरकार उनके लिए क्या करे और किस हद तक किन अलग अलग क्षेत्रों में सरकार को सफलता मिली है और कितनी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनके साथ मैं आपका रूबरू कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं नारायण बारेठ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान के। हमारे साथ हैं डॉक्टर NM शर्मा, डॉक्टर नरेंद्र मोहन शर्मा जी भी ये प्रधानाचार्य हैं SSG PG कॉलेज के, और उससे पहले जो राजस्थान विश्वविद्यालय है उसमें डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के तौर पर कार्यरत थे। हमारे साथ डॉक्टर मीता सिंह भी मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, मेजर हुआ करती थी इंडियन आर्मी में। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा उद्यमी यहीं जयपुर के रहने वाले नितिन जैन, जिन्होंने अपना काम शुरू किया और जो इस वक्त अपना नाम कर चुके हैं जहां तक उद्यमिता के क्षेत्र की बात है। तो सबसे पहले आपके साथ शुरू करते हैं डॉक्टर शर्मा। अगर अलग अलग मुद्दों की बात करें और अलग अलग तरीके से देखें, समाज को अलग अलग वर्गों के हिसाब से देखें, तो चाहे शिक्षा हो या सेहत हो या फिर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों, जिसके बारे में हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर सिंह हमको ज़्यादा बताएंगी। आपको क्या लगता है शर्मा जी के किस तरह से, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता में इस बार ज़्यादा गहमा गहमी है और बातचीत है कि शायद ये वो मुद्दे रहेंगे जिनके ऊपर जनता ज़्यादा तवज्जो दे रही है? देखिए, इस चुनावी समर में जनता की अपेक्षाएं राजनीतिक पार्टियों से बहुत ज़्यादा हैं और मैं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे रोजगार भी जुड़ा हुआ है, और दूसरा हेल्थ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिससे सामान्य जो जन है उसके स्वस्थ रहने पर उद्यमिता जो है वो प्रभावित होती है। और दोनों ही क्षेत्रों में हम ये कह सकते हैं कि सरकार से बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं। जो पार्टियां शासन में रही हैं उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इन सब के लिए बहुत कुछ कार्य भी किया है, लेकिन उन सब कार्यों के प्रति जवाबदेही के जहाँ तक प्रश्न है, उस जवाबदेही में कहीं वो पिछड़ रही हैं। तो मेरा एक मानना है कि राजनीतिक पार्टियां जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करती हैं या घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसका स्वरूप बदला जाना चाहिए। और वो स्वरूप इस रूप में होना चाहिए कि वो प्रतिज्ञा पत्र के रूप में होना चाहिए, और उस प्रतिज्ञा पत्र में कहीं न कहीं कानूनी जवाबदेही भी निश्चित की जानी चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर प्रतिज्ञाबद्ध होकर आप चुनाव के समर में उतरे हैं, उनको अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं अपने शासनकाल में, तो उन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए, ताकि आगे आने वाले जो नेता हैं वो इस तरह के कोई फॉल्स घोषणा पत्र जो है वो नहीं कर पाएँ। मतलब आप जो कह रहे हैं वो ये कि घोषणा पत्र की बजाय जो है उसे अगर प्रतिज्ञा पत्र रखा जाए और जवाबदेही तय की जाए तो वो ज्यादा लाभकारी होगा और वो ज्यादा जनता चाहेगी, क्योंकि जनता को जो वायदे किए गए हैं वो पूरे हुए कि नहीं हुए वो जरूर जनता उसमें नजर रख पाएगी। बारेठ साहब को लेकर आते हैं। बारेठ साहब, बहुत ही बेहतरीन बात कही है डॉक्टर शर्मा जी ने, लेकिन कितनी प्रैक्टिकल है जिसे देखा जाए? अगर हम अपने इस वक्त राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें और घोषणा पत्रों की बात करें, आपने लगातार इतने सालों तक बहुत सारे घोषणा पत्र देखे होंगे दोनों दलों की तरफ से या और भी जो छोटे राजनीतिक दल हैं इस प्रदेश में, उनकी तरफ से भी। घोषणा पत्र सबसे उपयोगी दस्तावेज है अगर हम इसको सैद्धांतिक तौर पे देखें, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षित भी है। कोई उसको जहमत नहीं उठाता क्रियान्वित करने की, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस बार एक सियासी जमात नई रजिस्टर हुई है जिसने ये ऐलान किया है कि हम स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे, हम ये वादा कर रहे हैं। यानी जो प्रचलित हमारा समाज है उसमें सियासत पे, सियासतदानों पे भरोसा कम हुआ है, इसीलिए वो लोग स्टाम्प पे लिखने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये बात बेईमानी है प्रतिज्ञा पत्र की। जब राजनीति पे एतबार ही नहीं है, जब उनके मुंह से कहे हुए शब्दों पे भरोसा नहीं है, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। घोषणा पत्र सबसे पवित्र दस्तावेज है, और अब डिबेट समाज में सिविल सोसाइटी ये कर रही है कि हम उनको जवाबदेह बनाएंगे जो जो लोग वादे करते हैं, क्योंकि विकास हुआ है लेकिन उसकी रफ्तार वो नहीं है। विकास हुआ है लेकिन उसकी पहुंच उन तक नहीं है जो इसके हकदार हैं, जो इसके पात्र हैं। और जो रोशनी का एक दिया टिमटिमाता है जयपुर से, वो आखिरी छोर तक पहुंचते पहुंचते उसकी रोशनी मध्यम हो जाती है।
तो ये मुद्दे हैं। अगर आप बात करें तो एक समाज का मुद्दा सामूहिक तौर पे एक मुद्दा होता है और एक व्यक्ति का मुद्दा, एक परिवार का मुद्दा। एक छोटे परिवार की हसरत है कि उनका बेटा भी डॉक्टर बने, उनको भी पीने का साफ पानी मिले, वो जब बीमार हो जाए उनको अस्पताल में मुफ्त में दवा मिले। ये 4-5 चीज़ें हैं और इन सब के लिए ज़रूरी है रोजी रोटी, और वो रोज़गार से आती है। जी, तो मतलब हर एक चीज़ आपस में जुड़ी हुई है और मूलभूत सुविधाएं आखिरी आदमी तक पहुंचे, बल्कि हर आदमी तक पहुंचे, वो ज़रूर हर सरकार का और राजनीतिक पार्टी का वायदा होता है, लेकिन कितना उसको पूरा कर पाती हैं ये हर 5 साल बाद जनता के पास अधिकार होता है कि वो उसकी जांच परख करके अपना फैसला सुना पाएं। डॉक्टर सिंह को लेकर आते हैं। डॉक्टर मीता सिंह, महिलाओं की अगर बात करें, क्योंकि आपने महिलाओं का जो को आगे बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र में बहुत काम किया है, विमेन एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं, ख़ासतौर पर गर्ल चाइल्ड के लिए, कन्या भ्रूण हत्या हो या फिर जो लिंग जांच का जिसे कहा जाए, ये बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं राजस्थान में, जिन्हें सेक्स रेशो जिसे कहा जाता है, लिंग अनुपात, उसको लेकर थोड़ी सी ज़रूर स्थिति सुधरी है, लेकिन आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं महिलाओं के सशक्तिकरण को एक जीवन चक्र के आधार पर देखती हूँ, जहाँ पर कि गर्भ अवस्था से लेकर और बुज़ुर्ग होने तक महिलाओं की अनेकों समस्याएं आती हैं और उनको समेकित रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। बेटियों का लिंग अनुपात बढ़ा है और ये एक सुखद अनुभव भी है और एक ये सुखद सूचना भी है, लेकिन जिस तरह से बेटियों का अनुपात बढ़ना ही केवल पर्याप्त नहीं है, उनका पोषण, उनका स्वास्थ्य, उनका टीकाकरण, उनकी शिक्षा, उनके अवसर, उनकी सुरक्षा समाज में, ये जो सारे मुद्दे हैं, इनको हमें समेकित रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि बेटियों का पैदा होना ही पर्याप्त नहीं है। एक और बात जो मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहती हूँ वो ये है कि सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। हमें और ज़्यादा मुस्तैदी से और ज़्यादा मजबूती से बालिका लिंग अनुपात को तो बढ़ाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो सुरक्षा की बात है, जो कार्यस्थल पर यौन हिंसा की बात है, जो कि हम अखबार उठाते हैं तो रूह कांपती है, क्योंकि रोज़ आप देखिए कि किस तरह से महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा होती है। ये बातें हैं जो कि हम अपेक्षा करते हैं कि जो सरकार आए वो महिलाओं के मुद्दों को मुख्य धारा में तो लाए, वो हाशिए पर ही रह जाते हैं। मतलब लगातार प्रयासरत रहने की लगातार सतत रूप से और प्रभावी तौर पर। सिर्फ नीतियां बनाना पर्याप्त नहीं है, उनकी अनुपालना करना और उनकी जवाबदेही, जैसा कि शर्मा साहब ने कहा कि अकाउंटेबिलिटी, फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड दैट पर्सन मस्ट बी आंसरेबल टू द लॉ, टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द नेशन। जी, तो मतलब सतत प्रयास की जरूरत है। महिलाओं के मुद्दे पर दोबारा वापस आएंगे। हमारे साथ इस वक्त नितिन मौजूद हैं। नितिन जैन एक युवा उद्यमी है। नितिन, युवा अगर देखें, हमारा जो डेमोग्राफिक जिसे कहा जाए डिविडेंड आजकल कहा जाता है, युवा सबसे ज़्यादा है, युवा सबसे आगे बढ़कर भी आ रहा है, चाहे वो उसके लिए रोजगार की बात हो या एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो। आपने एक मिसाल पेश की है, आपने अपना एक काम शुरू किया, अपने लिए नाम कमाया। किस तरह से एक तो ये संभव हो पाया, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से युवाओं के लिए उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं? अगर मैं बात करूं आज के लगभग 8 से 10 साल पहले की, जब मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था राइट आफ्टर माय कॉलेज, तो वो जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल माहौल नहीं था। उस वक्त के अंदर यही बात होती थी कि भाई शर्मा जी का बेटा है, क्या बनेगा, या तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। लेकिन आज की अगर हम लोग बात करें तो आज का युवा अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप या आइडियाज़ की बात करता है तो वो उस वर्ग से अलग महसूस नहीं करता। वो अपने आप को किसी भी तरीके से जो प्रेस्टीजियस डेजिग्नेशंस हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए या सीएस हो, उससे कमतर नहीं पाता है। और ये माहौल की बात नहीं है, ये मानसिकता की भी बात है। मानसिकता में जो परिवर्तन आया है वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आज का जो युवा है वो कभी भी शिकायत नहीं करना चाहता, वो संजीदा है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदारी उठाना चाहता है। अगर आज अलवर का इमरान या फिर मुंबई का अफरोज़ है जो इतने बड़े चेंज लेके आते हैं, जिनके बारे में यूएन तक में बातें होती है, तो आज का युवा उस सोच को रखता है कि मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ।
बात है मानसिकता के साथ में उस सपोर्ट सिस्टम को बिल्डअप करने की, जो चीज़ों को आगे लेके जाए, जो सरकारों के साथ में बदल ना जाए। जी बारेट जी, आप इन दो मुद्दों पर, युवाओं और महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो डॉक्टर सिंह ने कहा और नितिन ने भी कहा कि एक जो सतत प्रयास की ज़रूरत है कि सरकार के जो काम हैं वो उन लोगों तक पहुंच सकें जिनको उनकी ज़रूरत है, खासतौर पर युवाओं के मामले में। समाज में आदर्श स्थिति तब होती है जब सरकार, नौकरशाही और समाज तीनों मिलकर काम करे। जब सरकार काम कर रही होती है तो कभी कभी नौकरशाही उतना मुस्तैद नहीं होती है, और ये दोनों मिलते हैं तो समाज उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जो यूथ है हमारा, ग्लोबलाइजेशन के बाद में हमने ऐसा वातावरण चारों तरफ बनाया है कि उसकी जेब पे सबकी नज़र है। हम उसमें उमंग पैदा करते हैं, ऐसे सपने दिखाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जेब में उतना पैसा नहीं होता, तो एक निराशा उसके हाथ में होती है। आप देखिए, जब भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट होता है फौज का, तो कई बार हमारे यूथ हैं वो अनरूली हो जाते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है किसी समाज के लिए, क्योंकि हम एक अनुशासित यूथ हमारे दरकार है। अगर उनको प्रोत्साहित करें तो हमारे लिए बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज वो बन सकते हैं। किसी अच्छे समाज की रचना शॉपिंग मॉल से नहीं होगी या बार रिजोर्ट से नहीं होगी, वो तो ह्यूमन रिसोर्सेज से होगी, अच्छे इंसान से होगी, जिस पे हमें अब सरकार, नौकरशाही और समाज तीनों को ध्यान देने की ज़रूरत है। वरना हमारी जो मानव संसाधन है उसका हम बेहतरीन उपयोग नहीं कर पाएंगे। और यही फार्मूला राजस्थान पे भी लागू होता है। बेशक लागू होता है। राजस्थान ने बहुत प्रगति में छलांग लगाई है। जो भी सरकारें आई है उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, और हमने काफ़ी तरक्की की है। हमने वो दौर भी देखा है जब अकाल पड़ते थे, लोग पलायन करते थे, जो हमारे पास से सड़कें तो नहीं होती थी, जो मटमेले रास्ते होते थे वहाँ से लोग अपने मवेशी को लेकर निकलते थे, मारे भी जाते थे। अब हम उस स्थिति से और आगे चले गए, लेकिन ये एक आदर्श स्थिति नहीं है। हमें एक बड़ी मंजिल पे पहुँचना है, हमें एक उम्दा डेस्टिनेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियों को इस समय चुनाव में हमारे समाज के सामने आकर के कहना चाहिए कि हम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। जी, तो मतलब लगातार प्रयास की ज़रूरत है, और ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो अपेक्षाएं हैं जनता की तरफ से और समाज की तरफ से। एक बार फिर से डॉक्टर शर्मा आपके पास आते हैं। शिक्षा और सेहत की जो आप शुरुआत में बात कर रहे थे, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो किस तरह से सफ़र रहा है राजस्थान का, और कहाँ इस वक्त हम हैं, और किस तरह की अपेक्षाएं, अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो किस तरह, क्योंकि कोटा एक जगह है जहां पर जैसे कोचिंग हब माना जाता है, तो इस तरह की भी जगह हैं राजस्थान में जहां से लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं। कोटा की जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टडी का, कोचिंग का एक बहुत बड़ा हब और सेंटर बन चुका है। लेकिन आप देखिए कि कितनी मेंटल एक वेलनेस की कमी है कि यहाँ हम आए दिन देखते हैं कि महीने 2 महीने में जो प्रतियोगिता छात्र जो प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। 1-2 केसेज हर 2-3 महीने में होते आ रहे हैं। तो आवश्यकता मेंटल हेल्थ की आवश्यकता है, मेंटल वेलनेस की आवश्यकता है, और उसमें जो छात्र पर बहुत बड़ा बोझा डाल दिया गया है कि तुझे सर्वश्रेष्ठ ही होना है, और सर्वश्रेष्ठ होने के बाद में तेरे को इन चीज़ों पर जो है वो उन्नति करनी है, वो सब उसे नहीं मिल पा रहे हैं। और केवल मात्र ऐसा लग रहा है कि वो सरकार की सेवा करने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ही कहीं न कहीं प्रयत्नशील है। समाज का जो एक अनरेस्ट है, जिसमें बहुत से समाज के लोग हैं, जैसे हम कहें कि गुर्जर हैं, मीणा हैं, या जो बहुत से लोग आरक्षण की बार बार जो मांग करते रहते हैं, उस आरक्षण के संदर्भ में ये है कि सभी की एक ही बात है कि सरकार की नौकरी प्राप्त हो जानी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि जिसमें ये मालूम हो लोगों को कि एक पर्टिकुलर ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकूंगा, और उसके लिए मुझको सरकार के स्तर पर सारी सुविधाएं जो प्राप्त होंगी और ये समान रूप से सबको मिलेंगी, तो मैं समझता हूं कि सामाजिक समरसता कायम होगी। और ये जो प्रेशर है अध्ययन के दौरान, वो प्रेशर भी कम होने लगेगा कि उसको आवश्यकता नहीं है कि वो सरकार की नौकरी के लिए या IAS बनेगा या डॉक्टर बनेगा, उसी के लिए तैयारी कर रहा है। उन सबसे थोड़ा सा वो हटेगा तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जितनी भी सरकारें हैं वो वास्तव में आर्थिक विकास करने में सक्षम होंगी, वो राजनीतिक रूप से सुदृढ़ नेतृत्व और अच्छा प्रशासन देने में सक्षम होंगी। और ये जो नया युवा वर्ग है ये उद्वेलित है, ये आंदोलित है, क्योंकि इसको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। वो बहुत मेहनत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात जो कही गई है कि मेहनत करने में, या हम कहें कि उसको ज्ञान ग्रहण करने में कहीं संकोच नहीं है, लेकिन उसके बाद वो रास्ता उसको बंद सा मिलता है। तो इस बंद रास्तों के खोलने की आवश्यकता है, और इसके लिए सरकार को वैचारिक स्तर पर उन चीज़ों को अपनाना होगा जो वास्तव में धरातल पर लागू हो सकें। मैं एक बात कहना चाहूँगा
कि बहुत सी सरकारें आती हैं, घोषणा पत्र में कहती हैं कि हम लैपटॉप मुफ्त में देंगे, हम स्कूटी मुफ्त में देंगे, हम साइकिल मुफ्त में देंगे। मैं समझ रहा हूँ ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे शिक्षा का कोई विकास हो रहा हो। ये प्रलोभन देने की सी चीज़ है, और प्रलोभन देने के आधार पर कुछ समय में वोट जरूर लिए जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा और रोजगार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। फ्रीबीज की आपने बात की, उसको लेकर हम बारेट साहब के पास जरूर जाएंगे, लेकिन पहले सेहत के मुद्दे पर डॉक्टर सिंह को लेकर आते हैं, क्योंकि शिक्षा और सेहत आपस में बहुत जुड़ा हुआ है, और सेहत का महिलाओं से भी बहुत जिसे कहा जाए कि बहुत ही ज़बरदस्त संबंध है, क्योंकि जहां हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वहाँ सेहत एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है उसका। तो आप कैसे देखती हैं? देखिए, सेहत में विशेष तौर पर ग्रामीण जो हमारी बहनें हैं और बेटियां हैं, उनकी पहुंच और उपलब्धता दोनों में कमी है। स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं तो वो पहुंच नहीं है, और पहुंच है तो उपलब्धता नहीं है। इसके साथ साथ जो बजट है हेल्थ का वो बहुत कम है। अगर हम वाकई ईमानदारी से एक स्वस्थ समाज का सपना देखते हैं और उसको साकार होता देखना चाहते हैं, तो जो नई सरकार आएगी उसको हेल्थ का बजट बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा, और इसके साथ साथ केवल बजट बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, उसको ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका प्रभावी इस्तेमाल किया जाए, और इस्तेमाल के साथ साथ उस पर एक निगहबानी हो, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी हो, और उसका एक समय समय पर ऑडिट हो, जो कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा किया जाए, जनता के नुमाइंदों द्वारा किया जाए। और ये महिलाओं के सेहत की जो बात है, उसमें हम मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब उसमें हम देख रहे हैं कि ये सूचकांक में इजाफा है। हम एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, एक सकारात्मक बदलाव देख रहे हैं, लेकिन ये बदलाव पर्याप्त नहीं है, इसमें गति देने की ज़रूरत है। नितिन जी, आप से बात करेंगे वो मुद्दा जिसको डॉक्टर शर्मा ने उठाया था, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, मानसिक दबाव जिसको कहा जा रहा है, मेंटल स्ट्रेस, उसकी अगर बात करें तो आपका क्या मानना है कि जो युवा है आज का, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके आप सहमत हैं डॉक्टर शर्मा से कि इस तरह का दबाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, और उसको कैसे, उसका निवारण कैसे हो सकता है? अगर आज हम ये देखें कि मेंटल हेल्थ या डिप्रेशन आज के युवाओं में ज़्यादा है, तो ये एक्चुअली देखा जाए तो समाज के हर वर्ग के अंदर है, लेकिन युवाओं के अंदर पहले इतना नहीं हुआ करता था। अब इसलिए इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि एक जो बॉक्स सिस्टम बनाया गया है कि आप एक अच्छी कॉलेज में आपको जाना ही पड़ेगा, उसके बाद में कि एजुकेशन के अंदर आपने साइंस या मैथ्स लेके उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग की काफ़ी ज़्यादा कमी है। बट आपको वो बुक्स जो बना दी गई हैं, जो हो सकता है 20-20 साल से रिवाइज नहीं हुई हैं, बट वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, क्योंकि पढ़ना ही है आपको। उसके बाद में आपको जाके एक अच्छी जॉब लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही करते हैं, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है कहीं ना कहीं तो सही नहीं है ना सर, मतलब कहीं ना कहीं तो इसमें वीक पॉइंट्स हैं। अगर यहाँ पे आज आदमी डिप्रेशन का शिकार है और उसके बाद में भी वो उसके बारे में खुल के बात नहीं कर पा रहा, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि माहौल ही नहीं है सर उस चीज़ के लिए। माहौल नहीं है, और माहौल के साथ में उस चीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज है, आप अगर देखें मेंटल हेल्थ के जो सर्वेज है उसमें देखें कि जितने साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे ज़रूरत है, अगर मोटा मोटी आंकड़ों की बात करें तो मेरे हिसाब से लगभग 20 से 25% लोग इस पूरे कंट्री के अंदर मेंटल डिप्रेशन का या फिर मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर अपन देखें कि उनके ऊपर जो रिसोर्सेज बिल्डअप करने की बात है, जिस तरीके के कैंप्स की बात है, यहाँ पे हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन फेयर लगते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ के लिए फेयर लगने चाहिए, आपको मोटिवेट किया जाना चाहिए। मतलब ये एक ऐसी समस्या है जिसको आप मानते हैं कि उसका भी निदान करना जरूरी है अगर युवाओं को आगे बढ़ना है, स्ट्रक्चर तरीके से और एक्नॉलेज करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बात करें उसके बारे में, एक्चुअली एक डायस से, एक बड़े डायस से, बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात करें, जब टॉप से कोई बात करता है तो उसका फर्क नीचे आता है। सरकार की तरफ से लगता है ऐसा कि जरूर एक्नॉलेजमेंट हुई है, क्योंकि एक बिल केंद्र सरकार की तरफ से पास किया गया है जिसमें मेंटल हेल्थ बिल जिसे कहा जा रहा है 2017 में, और जरूर निदान और निवारण की बात है तो एक एक कर आगे जरूर उस पर कदम बढ़ाए जाएंगे। एक और समाज के वर्ग की बात करते हैं, बारेट साहब आपको लेकर आना चाहूँगा मैं यहाँ। हमने महिलाओं की बात की, युवा वर्ग की बात की, शिक्षा की बात की, सेहत की बात की, किसानों की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर एक प्रदेश के लिए किस तरह से किसानों का जो जीवन स्तर है उस पर प्रभाव पड़ा है, और क्या करने की ज़रूरत है? किसान उस सूबे की बात कर रहे हैं जहां पानी की एक बूंद को हम रजत बूंद मानते थे,
चांदी की बूंद के बराबर मानते थे। वहाँ पानी मिला है, खेती पर्याप्त होती है। हमारे अंदर एक मैकेनिज़्म है यहाँ के धरती के लोगों में कि वो किसी भी कष्ट को, मुसीबत को बहुत धैर्य से सहन कर लेते हैं। लहलहाते हुए आपको खेत मिलते हैं, प्रोडक्ट भी है उनके पास में, भांति भांति की पैदावार भी की जा रही है, मगर जब उनको फ़ायदे का धंधा नहीं मिल रहा है खेती में, तो उनमें निराशा और मायूसी होती है जी। खेती एक वो लोग भी करते हैं जो बड़े मेट्रोज के आसपास फार्म हाउसेज हैं, वो भी अपने आप को काश्तकार बताते हैं, लेकिन वो काश्तकार अलग है। ये काश्तकार वो हैं जिनकी जीवनचर्या, जिनके लिए रोजी रोटी का साधन है। और खेती भारत जैसे देश में एक विलासिता नहीं है, वो पूजा पाठ की विधि का एक जरिया भी है। हम हर त्योहार को किसान की उपज से अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेंट करते हैं। तो काश्तकार का मुद्दा इन चुनाव में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के पास में नहीं है, क्योंकि काश्तकार की कोई लॉबिंग नहीं है, उनके कोई ऐसे संगठन नहीं बने हुए हैं जो मेट्रोज में, बड़े शहरों में या प्रचार माध्यम में जो उनकी बात को आगे रख बात सके। को कह सके। और जब किसान या अन्नदाता हमारा खुश नहीं होगा तो हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। एक बड़ा हिस्सा जीडीपी में एनिमल हस्बेंड्री, पशुधन का, दूध का और खेती का है। अगर ये विफल होती है तो आप सोचिए कि गाँव से माइग्रेशन बढ़ेगा, जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो एक असंतुलन पैदा हो जाएगा, स्लम्स बढ़ेगी। तो अभी हमें राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए इस चुनाव में कि हम समाज को एक इसका दृष्टिकोण बताएं, एक नज़रिया दें कि हम आने वाले वक्त में 5 साल में ये पुख्ता करेंगे कि जो हमारा काश्तकार है उसके माथे पे जो झिलमिलाती पसीने की बूंदें हैं वो आंसू में न बदलें। हम उनको कोई ऐसा आश्वासन दें। जी, एक और मुद्दा है जिस पर मैं आप सबसे राय ज़रूर चाहूँगा। हालांकि आप अलग अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां टूरिज़्म को लेकर बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और अलग अलग जगहें हैं देखने के लिए, अलग अलग तरह की, जिसे कहा जाए, जिसे किला देखना हो वो किला देख सकता है, जिसे रेत के टीले देखने हो वो रेगिस्तान में जा सकता है, और भी इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरू करना चाहूँगा, टूरिज़्म के पोटेंशियल को आपको लगता है कि जिस तरह से इस वक्त जो स्थिति है उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, और इस चुनाव में क्या आपको लगता है कि टूरिज़्म एक मुद्दा है? देखिए, चुनावी मुद्दा टूरिज़्म तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के उस प्रदेशों में शिरोमणि प्रदेश है कि जहाँ बर्फ़ के अलावा टूरिज़्म के सभी डेस्टिनेशंस मौजूद हैं। और इस रूप में यहाँ के किले, यहाँ के मंदिर, यहाँ के महल, यहाँ की बसावट, यहाँ की दीवार पर जो पेंटिंग, यहाँ का रेगिस्तान, ये सभी आकर्षित करता है। और इसके लिए पॉलिसी बनी है, लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। मैं पैलेस ऑन व्हील्स जैसी जो है हमारे यहाँ रेलगाड़ियाँ हैं, उसके अतिरिक्त टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन उस मात्रा में हम लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जैसा कि बहुत छोटे छोटे कंट्री लाभ उठा रहे हैं। आप इटली की बात करें, आप दूसरे छोटे कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ करोड़ों की संख्या में विदेशी लोग पहुँच के और वहाँ आमदनी को बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है कि जिसमें हमारा रेवेन्यू बढ़े, रोज़गार बढ़े, और टूरिज़्म का अगर विकास है तो ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जहां न केवल यूथ जो है इसमें जुड़ कर के काम कर सकेगा, होटल इंडस्ट्री का विकास होगा, यहाँ हमारा जो हेरिटेज है उसको देखने लोग आने लगेंगे, और इसके अतिरिक्त जो जैसा बता रहे हैं कि नई गिफ्ट आइटम्स बनाने वाली बात है, उन सबको भी हम बेच करके रोजगार उत्पन्न कर सकेंगे। मैं बिल्कुल नितिन जी के पास ही जा रहा था। नितिन, आपको लगता है कि जो टूरिज्म में जो पोटेंशियल है, वहाँ जो संभावनाएं हैं, उसको थोड़ा सा और इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है? सर, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें टूरिज़्म की, तो टूरिज़्म को हम लोग केवल उस तरीके से ना देखें कि टूरिज़्म में जो भी आदमी किसी भी कंट्री से आ रहा है तो वो यहाँ पे केवल महल देखने आ रहा है, या फिर यहाँ पे केवल पेंटिंग या फिर खाना देखने आ रहा है। आज के दौर के अंदर कोई भी जना, या मैं तो युवाओं की भी बात करूँ तो काफ़ी जगह मैंने खुद ने भी ऐसा देखा है कि लोग 1-1 महीने के लिए बस निकल रहे हैं, क्योंकि वो उस लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं, केवल वो एक महल को देख के उससे निकलना नहीं चाहते। तो वो जो राजस्थानी इकोसिस्टम का जो है उसके लिए लोग आ रहे हैं, उस इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं, वो बिलोंगिंगनेस चाहते हैं। उस बिलोंगिंगनेस के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा जहाँ पे वो लोग भी आके और कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो बस केवल आके वापस कभी नहीं आना चाहते, लोग वापस आना चाहते हैं। हमें इन आंकड़ों पे भी एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिकरिंग कितना ज़्यादा है, लोग रिपीट कितना कर पाते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करें जहाँ पे जो टूरिस्ट है वो आ रहा है और वो आपकी पॉलिसी का एक पार्ट बन रहा है,
वो अपने आइडियाज़ ऐड कर रहा है। डॉक्टर सिंह, महिलाएं इस इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं, तो आप किस तरह से देखती हैं महिलाओं को की दशा सुधारने में भी एक बहुत कारगर साबित हो सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम हमारे प्रदेश की महिलाएं हैंडीक्राफ्ट में और कसीदा में और तरह तरह की चीज़ें बनाती हैं, बहुत सारा, उनको अगर हम प्रोत्साहन दें तो ये कॉटेज इंडस्ट्री ना रहकर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है। देखिए, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा जो इन्हीं की सपोर्ट कर रही है कि इस देश में टूरिज्म के रूप में जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो तकनीकी विकास को देखने नहीं आ रहे हैं। ये हमारी सांस्कृतिक जो हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारी वैल्यू सिस्टम है, हमारा स्पिरिचुअल सिस्टम है, तो रिलीजियस टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं, वो हमारे वैल्यू सिस्टम को जानने के लिए आते हैं। ग्रामीण महिलाएं बहुत अधिक योगदान कर सकती हैं। मेरे पास भी बहुत से विदेशी आते रहते हैं, मैं कुछ उनसे योग और दूसरे संदर्भ में बातचीत करता रहता हूँ। वो जानना चाहते हैं कि इस देश का सामाजिक सिस्टम कैसा है, वो चाहते हैं कि ग्रामीण महिलाएं किस तरीके से आर्थिक रूप से सहयोग करती हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ जो गाय पाली जा रही है उस गाय का दूध कैसे दोहन किया जा रहा है, उससे छाछ कैसे बनाई जा रही है, मक्खन कैसे निकाला जा रहा है। ये सब जानने की इच्छा है, ये उनकी बड़ी जानने की उत्कंठा है। और ये अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, इसको देख करके, तो रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक बहुत ही एक इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि बहुत पैसा कमाया जा सकता है इसमें। तो इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। बारिट साहब, टूरिज्म पर आपने बात सुनी, तो अब हमने शिक्षा की बात की, सेहत की बात की, किसानों की बात की, पर्यटन के क्षेत्र की बात की। आपको लगता है इतने सालों से आप इस देश की, इस प्रदेश की राजनीति को देखते आ रहे हैं, लगातार सरकारें हर 5 साल बाद बदलती हैं, लेकिन अब बिजली, सड़क, पानी से मात आगे बढ़ गई है। जैसे मूलभूत सुविधाओं की जहां हम बात करते हैं तो उसमें शिक्षा, सेहत, रोजगार, इन सब चीज़ों ने ज़्यादा, जैसे कहा जाए कि आम जनता के मन में घर बनाया, अपनी जगह बनाई। देखिए, वक्त के साथ में एक नागरिक के अरमान भी पैदा होते हैं। जब उसको लगता है कि सड़क जैसी भी है मेरे सामने, अस्पताल कमज़ोर है लेकिन है, वो उससे और आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन टूरिस्ट तब आ सकता है जब आपके पास आधारभूत ढांचा ठीक हो। और मार्टिन लूथर किंग अक्सर भारत आते और ये कहते थे कि दुनिया के बाकी हिस्सों में मैं सैलानी की तरह जाता हूँ, भारत में एक तीर्थयात्री की तरह आता हूँ। तो हमारी मिट्टी में एक कशिश है जो आते ही किसी आगंतुक को कहती है कि पधारो हमारे देश। और इस टूरिज़्म ने हमारी इतनी हेल्प की है कि बहुत सारी इमारतें हमारी जो जीर्ण शीर्ण हो सकती थी वो होटलों में तब्दील हो गई। संसार के बेहतरीन हेरिटेज होटल हमने दिए हैं जी। और टूरिज्म में हर नागरिक को एक मौका देता है कि वो भारत के राजदूत की तरह काम करे जी। जो भारत से बाहर से आ रहा है उसको यहाँ की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चीज़ें दिखाए और उनकी जिज्ञासा होती है। अब हम छलांग लगाना चाहते हैं कि हम, हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी है वो वर्ल्ड, दुनिया के एट पार हो। बहुत सारी चीज़ें हमने मूलभूत ढांचे के तौर पे पैदा भी की है। आवश्यकता प्राथमिकता की है कि जैसे आप तालीम अच्छी देंगे तो अच्छा समाज बनेगा। तो जैसा कि हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि इस बार के चुनाव में भी हर बार के चुनाव की तरह अलग अलग मुद्दे हैं, समाज का अलग अलग वर्ग अपने लिए कुछ न कुछ ज़रूर चाहता है। हालांकि एक चीज़ जो उभर कर सामने आ रही है वो ये कि मूलभूत सुविधाओं की जब बात करें तो बिजली, सड़क और पानी से आगे बढ़कर अब जनता शिक्षा, सेहत, स्वास्थ्य, रोजगार और इससे भी जुड़े और जो कई क्षेत्र हैं उनके बारे में ज़्यादा चिंता कर रही है। तो जनता क्या चाहती है और क्या जो जिन नेताओं को जनता चुनेगी वो किस हद तक जनता की उन चाहतों को, उन इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे, इसका अंदाज़ा तो 11 दिसंबर को जब चुनाव का नतीजा आएगा तब, और उसके बाद अगले 5 साल तक जिसकी भी सरकार होगी तब पता चल पाएगा। हम एक बार फिर हाजिर होंगे आपके साथ किसी और प्रदेश से और एक और नए पैनल के साथ। तब तक देखते रहिए राज्यसभा टीवी।